हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का वन शॉट, जो कि बीकॉम ऑनर्स में है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। तो इसका सारा सिलेबस कवर करेंगे अलॉन्ग विद सारी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब कुछ कवर करेंगे। एंड मैं इतनी गारंटी लेती हूँ कि ये पढ़ने के बाद आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे 5 यूनिट है तो हर एक यूनिट से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ली हुई हैं। जैसे कि ये फर्स्ट जो टॉपिक है वो पहली यूनिट से है, तो इसमें ऑलमोस्ट सारी यूनिट कवर है। जो भी यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो क्वेश्चन आंसर वाइज फॉर्मेट में करवाती हूँ मैं हमेशा, बिकॉज मुझे उस तरीके से ही पसंद है करवाना, ताकि बच्चों को समझ आए और याद भी हो जाए। बिकॉज आप लोग देखते ही पहले हो एग्ज़ाम से बाहर, कॉलेज से बाहर। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कब वीडियो देख रहे हो एंड समझ आ रहा है या नहीं। और भाई देखो, सपोर्ट कर दो थोड़ा बहुत। सो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिलेगी, उसको चेक कर सकते हो। एंड अगर आप मैसेज करते हो मुझे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मतलब मैं रिप्लाई जल्दी कर देती हूँ, ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिक रिप्लाई है, तो आपको 1-2 मिनट में मिल जाता है वो रिप्लाई। ऐसा मत सोचना कि मेल कर रहे हैं तो रिप्लाई नहीं आएगा, नहीं, वो तभी आ जाता है। ठीक है, तो आप कर सकते हो कभी भी नोट्स के लिए। ज़्यादातर आप मॉर्निंग में करोगे तो मिलेगा रिप्लाई जल्दी, नाइट में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन हाँ मिलेगा शाम को 11 बजे तक, और सुबह भी मिलता है लाइक 6-7 बजे से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी इसको डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम। जो मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कंसेप्ट है, हमें इसके जो फंक्शंस है और टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करने हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स के हैं। ऑल्सो डिफ्रेंशिएट करना है कमर्शियल जो बैंक्स होते हैं जिससे हम पैसा इन्वेस्ट कर सेव करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि हमारे बैंक SBI वगैरह, और इन्वेस्टमेंट बैंक, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रेस करना है इवोल्यूएशन कैसे हुआ, जैसे पहले हम बोलते हैं ना बंदर थे, उसके बाद आज ह्यूमन बने, तो हमारा इवोल्यूशन हुआ। वैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिस्टम का कैसे इवोल्यूशन हुआ इंडिया के अंदर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसेंट डेवलपमेंट्स, अभी क्या फ़िलहाल में डेवलपमेंट्स हुए वो डिस्कस करने हैं। और फिर उसके बाद हमें स्ट्रक्चर डिस्कस करना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। आई होप इतना तो समझ आ रहा होगा कि क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है? रेफर्स टू द टाइप ऑफ बैंकिंग दैट हेल्प कंपनी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रेज फंड एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, देखो बैंक क्या होता है? जो आपको पैसा प्रोवाइड करता है। और ये इन्वेस्टमेंट किस तरीके से पैसा प्रोवाइड करते हैं? जब आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, जब आप लोन भी नहीं लेना चाहते बट आपको पैसा चाहिए अच्छा सा। देखो, ये इस टाइप की बैंकिंग है जो कि कंपनीज़ को हेल्प करती है, ज़्यादातर गवर्नमेंट को हेल्प करती है, और इंस्टीट्यूशंस मतलब बिजनेसेस को हेल्प करती है। क्या करने में? फंड को रेज करने में, और प्रोवाइड करती है फाइनेंशियली एडवाइजरी सर्विसेज। ये एक्ट करती है इंटरमीडिएटरी बिटवीन इन्वेस्टर और कंपनीज, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में जो इंसान होता है इंटरमीडिएटरी, वो एक्ट करते हैं। जब कंपनी IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जो इशू करती है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक सारी जो प्रोसेस होती है उसको मैनेज करता है। ये क्यों इशू किया जाता है? ये इशू किया जाता है फंड को रेज करने के लिए, और हमें प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। तो फिर इस जो IPO को इशू करते कंपनी, उस टाइम पे जो भी सारी प्रोसेसेस, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, उनको कौन मैनेज करता है? इन्वेस्टमेंट बैंक मैनेज करता है। तो ये मतलब था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। देन हमने देखना है कि इंपॉर्टेंस क्या है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। ये हेल्प करता है कैपिटल फॉर्मेशन में। अब हम फंड रेज करेंगे तो कैपिटल तो बढ़ेगी, फॉर्मेशन मतलब बढ़ाना या फिर बनाना, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है बाय रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक। सपोर्ट बिजनेस एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जब हमारे पास जितना ज़्यादा हम पैसा बिजनेस में लगाएंगे उतना ज़्यादा बड़ा बिजनेस हमारा बनेगा। तो अब हमने कैपिटल फॉर्मेशन कर ली तो बिजनेस एक्सपेंशन होगा, बड़ा होगा बिजनेस, और उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है,
एंश्योर करता है एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। हमारा कैपिटल मार्केट जब हम आईपीओ इशू करते हैं तो उसकी जो प्रोसेस है उसको यही मैनेज करता है। तो ये एंश्योर करता है कि अच्छे से सारी प्रोसेस सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो 3 इंपॉर्टेंस तो हमने देख ली। अब है हमें एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करता है जब हम कह रहे हैं कि हमें मर्जर करना है, 2-3 कंपनियों को एक साथ जुड़ना है, एक्वाइजेशन करना है, रिकन्स्ट्रक्टिंग करना है, इन सब चीज़ों में हमें ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसका ये करने से क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, तो ये हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के। सबसे पहला अंडरराइटिंग, इशू मैनेजमेंट, एडवाइजरी सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड रिसर्च एंड एनालिसिस। तो अंडरराइटिंग, गारंटी सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर इशू बाय कंपनी। जब कंपनी कोई भी शेयर्स या फिर कोई भी डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है तो ये लिख के अंडरराइटिंग हमें गारंटी देता है कि आपने जो इशू किए हैं उनकी हम सेल करवा के ही रहेंगे चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। इशू मैनेजमेंट हेल्प करता है कंपनी को आईपीओ को मैनेजमेंट करने में, और जो भी अदर पब्लिक चीज़ें वो इशू करते हैं फंड को रेज करने में उनको भी हेल्प करता है। एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एडवाइस, ये हमने देखा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट कौन हो सकते हैं, कंपनी, गवर्नमेंट और कोई भी बिजनेस मतलब इंस्टीट्यूशन। रिसर्च एंड एनालिसिस गिव इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन मार्केट स्टडी। हम मार्केट की स्टडी करता है फिर हमें रिकमेंडेशन देता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ से फ़ायदा होगा, यहाँ से रिटर्न है, रिस्क है, सब चीज़ें बताता है मार्केट की स्टडी करने के बाद, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शंस थे। अब टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं, तो पहला है फ्रंट ऑफिस, दूसरा मिडल ऑफिस, तीसरा बैक ऑफिस। 3 टाइप के होते हैं, ये ऑफिसेस बोल सकते हैं या फिर ऑपरेशंस बोल सकते हैं। फ्रंट ऑफिस जहाँ पे वो क्लाइंट के साथ डील करता है, क्लाइंट आपकी गवर्नमेंट, कंपनी जिसको हम इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं वो भी हो सकते हैं। फंड रेजिंग, आईपीओ वगैरह रेज करने में हेल्प करता है, इससे हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होती है। एडवाइजरी सर्विसेज हमें ऐसी सर्विसेज जैसे कि मैं अब आपको एडवाइस करती हूँ कि आप इस वन शॉट को देखो और अच्छे से पास हो जाओगे, बढ़िया नंबर आएंगे, ठीक है। ये मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। अगर ऐसा कोई करता है इन्वेस्टमेंट बैंक आपको, जैसे आपके फादर आपको बता रहे हैं कि बेटा पढ़ो लिखो, आगे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, तो वो आपको एडवाइस कर रहे हैं, ये क्या है एडवाइजरी सर्विसेज। वैसे ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है वो आपको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छा रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, ऐसा करके। मिडल ऑफिस क्या होता है, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करती है, कॉम्प्लाइंसेस फंक्शन करती है, आगे डिटेल में आएगा। बैंक ऑफिस में रिकॉर्ड रखती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स कीप करती है, मतलब डॉक्यूमेंट्स भी रखती है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो सारा यही संभालती है। तो 3 टाइप के हो गए, फ्रंट, मिडल, बैक। अब कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक में हमने देखना है क्या डिफरेंस है। कमर्शियल बैंक जो कि एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट एंड लोन देते हैं इंडिविजुअल को, वो होते हैं कमर्शियल बैंक। मैंने पहले बताया जैसे एसबीआई। अब ये क्या है कमर्शियल बैंक, हम जाएंगे बैंक के अंदर, हमारे पास जैसे कि हमारी इनकम है 10,000, उसमें से हमें 1,000 रुपये क्या करने, सेव करने। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे बैंक के पास और हम बैंक को बोलेंगे हमारे 1,000 रुपये सेव कर लो, वो सेव कर लेगा, ठीक है। अब कोई दूसरा इंसान है, उसको चाहिए भाई लोन 900 रुपये का, ठीक है, तो वो बैंक के पास जाएगा और बोलेगा मुझे लोन दो 900 रुपये का, तो बैंक इसको लोन दे देगा 900 रुपये का प्लस इंटरेस्ट ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे करके बैंक क्या कर रहा है, एक तो एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट, इसने पैसे जमा किए तो वो एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा इसने लोन मांगा तो इसको लोन दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कमर्शियल बैंक्स का फंक्शन। उसके बाद हमारा आता है इन्वेस्टमेंट बैंक। डू नॉट टेक डिपॉजिट, एक तो हम कहेंगे ना कि हमारे पैसे रख लो, नहीं रखेंगे। फोकस ऑन कैपिटल मार्केट एक्टिविटी, ये इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ये डिपॉजिट वगैरह लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं करते। इनकम सोर्स, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कहाँ से आता है, तो इनकी इंटरेस्ट इनकम। जब आपको ये लोन देते हैं ना तो ये आपसे इंटरेस्ट लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होती है, ठीक है, तो वहाँ से इनके पास पैसा आता है। इन्वेस्टमेंट बैंक के पास फीस और कमीशन लेते हैं, जब आपको रिस्क दिलाते हैं, रिटर्न आपका हाई हो जाता है तो फिर ये उससे प्रॉफिट लेंगे, कमीशन लेंगे। रिस्क लेवल, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ज़्यादा है, ऑफ कोर्स ये रिस्की है बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है ना।
इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये रिस्की हैं। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ? स्टार्टेड विद मर्केंट बैंकिंग से सर्विसेज हुई थी, फिर 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए जिनको हम बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन रिफॉर्म्स के बाद सारी चीज़ें बदल चुकी थी, तो यहाँ पे ग्रोथ हुई, कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट हुआ, सेबी आई, एंड इंडिया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं बहुत सारे इंडिया के अंदर आज भी। तो ऐसे इवोल्यूशन हुआ, 1991 के बाद ज़्यादा एक्सपेंड हुई ये। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड है, इनको ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, किसी भी चीज़ पे आप फाइनेंशियली इनसे एडवाइस लोगे तो ये एक्सपर्ट है उस चीज़ पे। क्लाइंट ओरिएंटेड, ये आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। जैसे आप कमेंट करते हो कि मैम ये मैम अच्छे से हम मतलब कुछ भी आप कमेंट करते हो कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है आपने कमेंट कर दिया, लेकिन आप ये नहीं बता रहे मैम इस चैप्टर का ये टॉपिक ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो ये क्या है, अगर ऐसे बताओगे इस चैप्टर का ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो कस्टमाइज सॉल्यूशन होगा, लेकिन ऐसे बताओगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा तो इट मीन्स मैं क्या बताऊँ, अब आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अच्छे से पढ़ो दोबारा से, मैं यही बोल सकता हूँ। तो ये क्लाइंट ओरिएंटेड होते हैं, आप अच्छे से बताते हो उनको कि मुझे क्या नहीं समझ आ रहा क्या नहीं हो रहा, ठीक है। रिस्क बेस्ड, ये लार्ज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ये रिस्क से डील करते हैं। मार्केट ड्राइव, डिपेंड करते हैं कैपिटल मार्केट की क्या क्या कंडीशंस है, डिमांड एंड सप्लाई कैसी चल रही है मार्केट के अंदर, उन सबको देख के चलते हैं। उसके बाद है रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं यहाँ पे, तो ग्रोथ ड्यू टू डिजिटलाइजेशन एंड फाइन टेक, मतलब जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है इंडिया के अंदर उसकी वजह से इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है। राइज इन स्टार्टअप एंड आईपीओ के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर बहुत ज़्यादा राइज हुआ है। फिर है इंक्रीज इन मार्केट एक्टिविटीज़, तो ये मार्केट एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा राइज हुई हैं यहाँ पे। फ्यूचर स्कोप यहाँ का स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा इनोवेशन होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का स्कोप बढ़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन और इनोवेशन की वजह से यहाँ पे फ्यूचर स्कोप इनका बहुत अच्छा है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कैपिटल मार्केट के अंदर। ये कनेक्ट करते हैं इन्वेस्टर को बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, इन्वेस्टर को बिजनेस के साथ कनेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 डन, एंड आई अब समझ आया होगा सब कुछ जो भी मैंने बताया। सो गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट समझ आया नहीं। अभी है क्वेश्चन नंबर 2, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस सेबी गाइडलाइंस फॉर मार्केट बैंकर्स, एक्सप्लेन प्री इशू एंड पोस्ट इशू फ्रेमवर्क। जैसे जो भी बैंक्स होते हैं उसके लिए सेबी की गाइडलाइंस होती है। सेबी एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है कि ये आप चीज़ कर सकते हो ये नहीं कर सकते। तो प्री इशू, आप जब कोई भी आईपीओ वगैरह इशू करते हो तो उससे पहले क्या गाइडलाइंस होती है और इशू करने के बाद क्या चीज़ें होती है जो कि फॉलो करनी होती है। तो यहाँ पे मर्केंट बैंकर्स क्या हैं, एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी हैं जो कि हेल्प करते हैं कंपनीज को रेजिंग फंड फ्रॉम द मार्केट, जिसकी बात करी थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, वो इसी के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद टुडे आज यहाँ पे ये मैनेज करते हैं पब्लिक के इशू जिसको हम बोलते हैं आईपीओ। हमें एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंश्योर करते हैं कि हमारे रेगुलेशंस जो भी हैं सेबी के उन सबको फॉलो करें। तो 3 फंक्शंस हो गए यहाँ पे। इंडिया के अंदर मर्केंट बैंकर्स रेगुलेट किए जाते हैं सेबी के द्वारा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर किसी को जो फुल फॉर्म नहीं पता हो तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म है, ठीक है। रोल क्या होता है मर्केंट बैंकर्स का, इशू मैनेजमेंट, मैनेज करते हैं आईपीओ, एफपीओ, अदर सिक्योरिटीज़ के इशू, शेयर इशू करने तो ये मैनेज करेंगे। एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंपनीज़ को फाइनेंशियल मैटर्स पे, जो भी कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एडवाइस करते हैं। अंडरराइटिंग, इंश्योर करते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन है सिक्योरिटीज़ का वो हो कॉम्प्लाइज, सारी जो भी लीगल और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उनको फॉलो करते हैं। तो ये रोल होता है मर्केंट बैंकर्स का। सेबी की गाइडलाइंस क्या है अब इनके लिए, मर्केंट बैंकर्स के लिए वो देखते हैं। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मर्केंट बैंकर्स को सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा जो कि कंपलसरी है। कैपिटल एडवोकेसी रिक्वायरमेंट, उनको एक मिनिमम नेटवर्थ तो देनी होगी कि इतनी मिनिमम हमारी नेटवर्थ है वो मेंटेन करके चलनी होगी, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट जहाँ पे हम ऑनेस्ट रहते हैं, हम कोई भी झूठ वगैरह नहीं बोलते, फेयरिटी से काम करते हैं एंड प्रोफेशनल रहते हैं, तो ये फॉलो करना होता है। ड्यूल डिलिजेंस, मतलब सारी जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो इशू करने से पहले आपको वेरीफाई करनी होगी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मार्केट बैंकर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी इशू कर रहे हैं शेयर्स उनकी प्रोसेस के लिए। जैसे हम आईपीओ इशू कर रहे हैं तो उसकी जो भी प्रोसेस होगी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? मार्केट बैंकर्स। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सेबी किसके ऊपर जाएगा? इनके, ठीक है। दीज आर द गाइडलाइंस फॉर व्हाट? मार्केट बैंकर्स। प्री इशू एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जब हम सिक्योरिटी इशू नहीं करते ना उससे पहले, प्री मतलब बिफोर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएटरीज, आपको अंडर राइटर्स, रजिस्टर्स, बैंकर्स ये सब अपॉइंट करने होंगे। जैसे कि जब आप क्या करते हो, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करने की सोचते हो तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको? सबसे पहले बताओ जल्दी से कमेंट में, तो मैं बता देती हूँ। चलो, सबसे पहले आपको करना होता है कि कोई भी ऐप डालते हो आप, एंजल वगैरह करके ही सारे ऐप हैं फ़ोन पे, ये डालते हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? अपॉइंटमेंट कर रहे हो इंटरमीडिएटरीज का। तो यहाँ पे कंपनी कैसे करती है इशू करने के लिए? अंडर राइटर्स, रजिस्टर्स, बैंकर्स, इन सब का अपॉइंटमेंट करती है एक का, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब आप प्रोस्पेक्टस बनाते हो, डिटेल डॉक्यूमेंट जो कि बताएगी कंपनी की क्या इंफॉर्मेशन है, कंपनी के इस चीज़ के बारे में क्या चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, सब चीज़ें कंपनी की बताएगी। फिर है ड्यू डिलीजेंस, ये सारी जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी चीज़ें आप प्रोस्पेक्टस में लिख रहे हो ये करेक्ट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए। फिलिंग विद सेबी, फिर आपको ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सबमिट करना होता है अप्रूवल के लिए कि हम ये करने वाले हैं, अप्रूवल के लिए आप कर दो। फिर मार्केटिंग ऑफ इशू, आप ऐड निकालते हो, प्रमोट करते हो कि हम ऐसे ऐसे ही कर रहे हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसका। बिफोर आईपीओ सारी कंपनी की जो डिटेल है वो चेकड होती है, फिर अप्रूव किया जाता है उनको। फिर हमारा है, अब इशू कर दिया उसके बाद क्या एक्टिविटीज़ होती है? कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशंस आई हैं उनको कलेक्ट करो इन्वेस्टर से। अपॉइंटमेंट ऑफ शेयर, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो शेयर्स इन्वेस्टर को जिन जिन ने मांगा है। रिफंड ऑफ एक्सेस मनी, अगर फालतू मनी आई और आपके पास शेयर्स नहीं हैं उतने तो आप उसकी मनी रिफंड कर दो। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, शेयर्स को लिस्ट कर दो स्टॉक एक्सचेंज पे। रिपोर्टिंग टू सेबी, अब फाइनल जो रिपोर्ट है कॉम्प्लाइंस है वो सेबी को सबमिट कर दो कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। अब है उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? लीड मार्केट बैंक जो बैंकर है इसकी स्मूथ कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से हों। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है जो प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है वो एक्यूरेट है, वो करेक्ट है और कंप्लीट है। मॉनिटर करता है प्री एंड पोस्ट इशू एक्टिविटीज़ को, जो भी कंपनी ये एक्टिविटी करेगी उनको ये ध्यान में रखता है कि कर रही है या नहीं। लिंक के रूप में एक्ट करता है कंपनी सेबी इन्वेस्टर, ये जैसे ये लिंक हैं, इसके ऊपर यहाँ पे कंपनी बैठी हुई है, यहाँ पे सेबी और यहाँ पे इन्वेस्टर। तो ये लिंक क्या है, ये लाइन क्या है? ये है मार्केट बैंकर। इम्पोर्टेंस क्या है सेबी गाइडलाइंस की? देखो, एक तो हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, एंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस मार्केट के अंदर, फ्रॉड के और मिस रिप्रेजेंटेशन के चांसेस को भी रिड्यूस करते हैं। मैं इनको इसलिए एक्सप्लेन नहीं करी बिकॉज मुझे पता है आप लोगों को ये वर्ड तो समझ आते होंगे, बिकॉज देखो आप बहुत ही ज़्यादा आगे फाइनल ईयर में हो, तो मतलब इतने सेमेस्टर पार करके आ चुके हो, और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स को तो ये पहले से पता होती है 12th वगैरह में ही। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है कैपिटल मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे मार्केट जो बैंकर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कैपिटल मार्केट में, और जो भी हम इशू कर रहे हैं सिक्योरिटीज़, डिबेंचर, उनको एफिशिएंटली इशू करवाता है। और इन चीज़ों को ये मार्केट बैंकर करता है। अब ये चीज़ फॉलो हो रही है नहीं, ये देखता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये प्रोसेस फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, वेल रेगुलेटेड है या नहीं, ठीक है। अभी है नेक्स्ट, एक्सप्लेन इशू मैनेजमेंट एंड वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज इन इंडिया। इशू मैनेजमेंट क्या है और कितने वेरियस टाइप की सिक्योरिटी इशू होती है इंडिया के अंदर। इशू मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आता है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा बाई कंपनी टू रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक। मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर कंपनी इशू करती है शेयर्स वगैरह, डिबेंचर, सिक्योरिटीज़ को इशू करती है पब्लिक से फंड रेज करने के लिए। तो अब जब ये प्रोसेस होती है इसको मैनेज भी तो कोई करता होगा, तो जब मैनेज करते तो उसको बोलते हैं इश्यू मैनेजमेंट।
इसके अंदर प्लानिंग आता है कि हम कितने शेयर्स इशू करने वाले हैं, कोऑर्डिनेटिंग आता है, सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से होती है, एग्जीक्यूटिंग आता है, और सारी जो भी एक्टिविटी होंगी वो फंड को रेज करने के लिए होंगी, कंपनी में पैसा लाने के लिए। ये प्रोसेस किसके द्वारा हैंडल की जाती है? मर्केंट बैंकर के द्वारा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के द्वारा। अब कैपिटल मार्केट का यहाँ पे क्या रोल होता है? कैपिटल मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड रेज किया जाता है। अब हमें फंड रेज करना है, तभी हम इशू करें शेयर्स, तो हम कहाँ कर सकते हैं? कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड। ठीक है, ये कंपनीज को हेल्प करता है एक्सपेंशन। अब हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा तो हमें एक्सपेंशन ज़्यादा होंगे, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप पब्लिक में इशू कर सकते हैं। इशू मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैपिटल मार्केट का। ये कनेक्ट करता है इन्वेस्टर को कंपनीज के साथ। टाइप ऑफ सिक्योरिटी इशू, तो सबसे पहली जो सिक्योरिटी इशू की जाती है वो है पब्लिक इशू। व्हेन कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटी टू द जनरल पब्लिक, जब एक कंपनी ऑफर करती है अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो जनरल पब्लिक को, तो इसको बोलते हैं पब्लिक इशू। इसको आईपीओ भी बोल सकते हैं और एफपीओ भी बोल सकते हैं। ठीक है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ये करते हैं। फिर उसके बाद ये फर्स्ट टाइम जब आप शेयर्स इशू करते हो तो उसको बोलते हैं आईपीओ। जब आप एक बार इशू कर दिए आईपीओ, फिर दोबारा से नए शेयर्स इशू कर रहे हो तो उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब भी आप कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो ये आईपीओ इशू किया जाता है। ठीक है, तो पब्लिक इशू का मतलब क्या है? कंपनी ऑफर कर रही है अपनी सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को। उसके बाद है बुक बिल्डिंग इशू, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे प्राइस जो शेयर्स के वो डिसाइड किए जाते हैं डिमांड पे, कि इन्वेस्टर्स की कितनी डिमांड है। वहाँ पे वो बोली लगती है, जैसे कोई भी चीज़ है उसकी बोली, जैसे घर है इसकी बोली लगेगी कि कितने का। कोई बोल रहा है 1 लाख दूंगा, कोई बोल रहा है 2 लाख, फिर वो जाके लास्ट में फाइनल कब होगा? जब जो सबसे ज़्यादा पैसे रख देगा और बोलेगा मैं इतने में दूंगा, जैसे 10 करोड़, तो इतना बोल दिया तो इतने तक आगे कोई नहीं पहुँचेगा, तो उस टाइम पे वो स्टॉप हो जाएगा। इन्वेस्टर्स बिड विद ए प्राइस रेंज, प्राइस रेंज पे वो बोली लगाते हैं। यहाँ पे प्राइस, फाइनल प्राइस डिटरमाइन किया जाता है सारी बिड्स को एनालाइज करने के बाद, कोई कौन कौन से ज़्यादा बेस्ट पैसे दे रहे हैं। ये प्राइस की डिस्कवरी करने में हेल्प करता है। ग्रीन शो ओपिनियन ऑप्शन अलाउ करते हैं कंपनीज को कि आप एडिशनल जो शेयर्स है वो इशू कर सकते हैं अगर आपकी डिमांड हाई है तो। ये जो शेयर प्राइस है उनको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। और लिस्टिंग के बाद प्राइवेट प्लेसमेंट, सिक्योरिटी सोल्ड की जाती है सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर। प्राइवेट मतलब कुछ ही लोगों को, प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे जो पब्लिक नहीं है उनको। तो सिक्योरिटी सोल्ड की जाती है सर्टेन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, पब्लिक को नहीं यहाँ पे, जो कि फास्टर और कम पैसे वाली होती हैं। जैसे शेयर इशू टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कुछ इन्वेस्टर्स को हमने शेयर्स इशू कर दिए। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, यहाँ पे शेयर्स इशू किए जाते हैं स्पेसिफिक ग्रुप को, जैसे कि प्रमोटर, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, जो कि पब्लिक इशू से ज़्यादा अच्छे होते हैं और जल्दी होते हैं। राइट इशू, शेयर ऑफर किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग, जितने उनके पास शेयर्स हैं। जैसे कि हम इशू करने वाले हैं 10,000 शेयर, उसमें से 10% पहले से ही श्याम के पास हमारे यहाँ के शेयर हैं, तो हम उसको 10% और दे देंगे। ठीक है, इसी रेशियो के अंदर। डिस्काउंट प्राइस पे, इफ़ यू ओन शेयर्स यू विल गेट द राइट टू बाय मोर। अगर आप उस कंपनी के शेयर्स रखते हो तो आपको और ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है बोनस शेयर्स, फ्री शेयर्स किए जाते हैं। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और शेयर्स ऑफर करना डिस्काउंट प्राइस में, उसको तो बोलते हैं राइट इशू। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और शेयर्स दे रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल फ्री हैं, कोई उसकी पेमेंट नहीं लगेगी, तो वो होता है बोनस इशू। नो पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर, ये इंक्रीज करता है नंबर ऑफ शेयर्स बट कंपनी की वैल्यू नहीं करता, बिकॉज हम कोई पैसा ही नहीं ले रहे उनसे। डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो अलाउ करते हैं कंपनी को रेज करने के लिए फंड फ्रॉम फॉरेन मार्केट, कि आप फंड रेज कर सकते हो फॉरेन मार्केट से, तो ये अलाउ करती है कंपनी को, जिसमें अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इशू मैनेजमेंट, यहाँ पे फंड रेज करते हैं एफिशिएंटली, जहाँ पे हमें फ़ायदा मिले वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होती है इश्यूज़ की। प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को थ्रू रेगुलेटेड प्रोसेस, और इम्प्रूव करता है हमारा कॉन्फिडेंस कैपिटल मार्केट के अंदर। कंक्लूजन, अब इशू मैनेजमेंट की फंक्शन है फाइनेंशियल सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ इशू प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, कि हम जिसमें हमें फ़ायदा लगे उस तरीके से हम इशू कर सकते हैं।
एक वेल मैनेज्ड इशू प्रोसेस इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और इन्वेस्टर का ट्रस्ट। नाउ द नेक्स्ट इज what is underwriting and explain its type, issue management, intermediaries and role of lead manage. तो मैं एक्सप्लेन, underwriting is an agreement where underwriter guarantee that securities issued by company will be fully subscribed. मतलब एक ऐसी गारंटी होती है जहाँ पे जो अंडरराइटर होता है वो गारंटी लेता है कि जो भी सिक्योरिटीज इशू करे कंपनी को वो फुली सब्सक्राइब्ड होंगी। इफ द कंपनी डज नॉट बाय ऑल द शेयर्स द अंडरराइटर परचेज रिमेनिंग शेयर। और कंपनी सारी शेयर्स नहीं खरीदती तो जो अंडरराइटर है वो शेयर्स खरीद देगा। पहले वो गारंटी लेता है कि आपके कंपनी के सारे शेयर्स खरीदे जाएंगे, लेकिन अगर कंपनी सारे शेयर्स नहीं खरीद पाती कोई भी तो अंडरराइटर खरीदेगा उन शेयर्स को। इसकी वजह से कंपनी के ऊपर रिस्क कम होता है और वो फंड भी रेज कर पाती है। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो हमें फुल सब्सक्रिप्शन मिलता है सिक्योरिटीज़ का, अगर वो नहीं खरीदेगी तो अंडरराइटर खरीदेगा, हमारे ऊपर रिस्क कम करता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है इन्वेस्टर के रूप से, और हमें सक्सेसफुल होने में पब्लिक इश्यूज़ में हेल्प करता है। टाइप्स कितने होते हैं अंडरराइटिंग के, तो पहला टाइप है फर्म अंडरराइटिंग। Firm underwriting. Underwriting agrees to buy fixed number of shares regardless of public subscription. मतलब अंडरराइटर एग्री करता है बाय करने में कि इतने फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स वो खरीद लेगा चाहे पब्लिक सब्सक्रिप्शन कितना भी हो। ये कंपलसरी कमिटमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है कंडीशनल अंडरराइटिंग। अंडरराइटर बाय करता है शेयर्स अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन कम है मिनिमम लेवल पर, वो कहता है गारंटी लेता है मिनिमम लेवल की। ठीक है, अगर उससे कम है तो वो खरीदेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो वरना वो नहीं खरीदेगा। सब अंडरराइटिंग, द मेन है कि यहाँ पे अंडरराइटर ट्रांसफ़र करता है पार्ट ऑफ रिस्क अदर, दूसरे को बोल देता है कि आप ए अंडरराइटर बी कि दोनों मिलके गारंटी लेते हैं तो रिस्क स्प्रेड हो जाता है, एक दूसरे के पास पहुँच जाता है। जॉइंट अंडरराइटिंग, मोर देन एक अंडरराइटर ज्वाइन करते हैं इशू करने में और रिस्क को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नाउ यहाँ पे हमारा है इशू मैनेजमेंट इंटरमीडिएटरीज, मतलब जब हम मैनेज करते हैं जो भी इश्यूज आते हैं तो कौन कौन से इशू किसके पास चलते हैं। जैसे कि मर्केंट बैंकिंग, तो इनके पास क्या इश्यू होता है, मेन कोऑर्डिनेट करना सारे इश्यूज़ को। अंडरराइटर्स के पास, इसके पास क्या इश्यू होता है, एक तो ये गारंटी दे देता है सब्सक्रिप्शन की, इतने सिक्योरिटीज़ करवाएगा, नहीं करवाएगा तो खुद की जेब से पैसा देगा। रजिस्टर टू इशू, मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स, एप्लीकेशन कितनी आई, अलॉटमेंट उनको कितना पैसा दिया, सब कुछ। बैंकर्स टू द इशू, ये एप्लीकेशन मनी को हैंडल करते हैं। ब्रोकर्स, ये हेल्प करते हैं सिक्योरिटीज़ को बेचने में इन्वेस्टर्स को, ये जो बीच में इंटरमीडिएटरीज या फिर एजेंट वगैरह आते हैं वो लोग होते हैं। रोल क्या होता है लीड मैनेजर का, प्लानिंग करते हैं कि इशू क्या है, जो भी प्रॉब्लम हुई है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, टाइमिंग कैसी है और प्राइस कैसा है। जैसे इशू किया हमने शेयर, डिबेंचर वगैरह सब कुछ, तो उनके स्ट्रक्चर कैसा है, टाइमिंग क्या है और प्राइस कितना है। कोऑर्डिनेशन, सारे इंटरमीडिएटरीज को इन्वॉल्व करेगा। ड्यू डिलीजेंस, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी और एक्यूरेट होगी, 100% कंप्लीट होगी। कॉम्प्लाइंस, ये भी इंश्योर करेगा कि जो सेबी के रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हों। और पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लिस्टिंग वगैरह करेगा एंड देन जो ये फुली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा सक्सेस ऑफ इशू के लिए लीड मैनेजर। इंपॉर्टेंस ऑफ लीड मैनेजर, एक तो ये एक्ट करता है एज ए लिंक बिटवीन इन्वेस्टर, कंपनी और रेगुलेटर। इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी। रिड्यूस करता है चांसेस ऑफ एरर एंड डिले और एरर के जो भी चांसेस हैं उनको भी रिड्यूस करता है ये। ठीक है, आप कंक्लूजन रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया और कंसेप्ट ऑफ डीमैट अकाउंट। तो डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है इंडिया के अंदर और डीमैट अकाउंट का क्या मतलब है और क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पे है डिपॉजिटरी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड की जाती है इंस्टेड ऑफ फिजिकल मनी, फिजिकल सर्टिफिकेट। आपने शेयर खरीदे तो आप फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं रखते यहाँ पे, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक में फ़ोन में ही रखते हो। जैसे फ़ोन पे करते हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, वैसे आप कैश में भी पेमेंट कर सकते थे। तो ऐसे होता है डिपॉजिटरी सिस्टम, ये वर्क करता है बैंक के थ्रू बट इंस्टेड ऑफ मनी ये आपकी सिक्योरिटीज़ होल्ड करता है। जैसे बैंक आप फ़ोन पे करते हो, बैंक आपका पैसा रखता है, लेकिन ये जो है डिपॉजिटरी सिस्टम डीमैट अकाउंट यहाँ पे पैसा नहीं रखता, ये सिक्योरिटीज़ रखता है। इससे आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है, स्टोर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैनेज भी कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ को किसी भी टाइम पे, कहीं पे भी, एनीवेयर एनी टाइम।
अब इनकी क्यों ज़रूरत है ऐसे सिस्टम की? तो पहले क्या होता था, सिक्योरिटीज़ को फिजिकल फॉर्म में रखा जाता था जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। एक तो चोरी हो गई, वो सर्टिफिकेट गुम हो गई तो इस वजह से, डिले ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफ़र में, और फ्रॉड वगैरह हो गया उनके साथ तो इस प्रॉब्लम की वजह से भी। तो डिपॉजिटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया तीनों इश्यू को, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ताकि जो ट्रांजेक्शन है वो जल्दी हो सके और सेफ तरीके से हो सके। अब क्या मीनिंग होता है डीमैट अकाउंट का? डीमैट मतलब डिमेट्रलाइजेशन, और अकाउंट इज़ होल्ड टू यू, मतलब इसको यूज़ किया जाता है होल्ड करने के लिए सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इसकी वजह से हम जो भी सिक्योरिटीज़ है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट होल्ड करता है मनी का, वैसे ही डीमैट अकाउंट होल्ड करता है सिक्योरिटीज़ को और शेयर्स को। व्हेन यू बाय शेयर्स ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन शेयर्स खरीदते हो तो कहाँ पे वो स्टोर होते हैं? वो आपके डीमैट अकाउंट में होते हैं, ठीक है। पेपर पे तो नहीं होते, वो डीमैट अकाउंट में होते हैं। इंपॉर्टेंस, एक तो आपको फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं रखनी, हटा दो इसको। सेफ होते हैं, सिक्योर होते हैं, आप उस पर पासवर्ड वगैरह लगा के रखते हो, क्विक ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पेपर वर्क कम हो जाता है, कॉस्ट भी कम आती है इनकी, ट्रेडिंग ईजी हो जाते हैं और कन्वीनियंट हो जाता है। अब आपको बार बार तो सर्टिफिकेट लेके आनी नहीं पड़ेगी। डिपॉजिटरीज इन इंडिया, इंडिया के अंदर डिपॉजिटरीज तो दो मेन डिपॉजिटरीज हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, NSDL और CDSL, दो डिपॉजिटरीज हैं जो कि अकाउंट वगैरह बनाने में हेल्प करती हैं, होल्ड करती है सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और सारी ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। वर्किंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, सबसे पहले इन्वेस्टर क्या करता है, डीमैट अकाउंट ओपन करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, जैसे कि बैंक और ब्रोकर ये आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे। जब सिक्योरिटीज़ आप खरीदोगे तो क्रेडिट में होगा डीमैट अकाउंट में, जब आप सोल्ड करोगे, बेचोगे सिक्योरिटीज़ को, वो डेबिट में होगा। देखो दो होते हैं यहाँ पे, ये क्रेडिट, सॉरी ये एक सेकेंड, ये डेबिट और इस साइड क्रेडिट। तो जब आप खरीदोगे, बाय करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा, और बेचोगे, सेल करोगे या सोल्ड करोगे तो वो आपका जाएगा कहाँ पे, डेबिट में, ठीक है। ऑल ट्रांजेक्शन्स इलेक्ट्रॉनिकली होंगी और जो प्रोसेस है वो फास्ट है और ट्रांसपेरेंट है, बिकॉज ये ऑनलाइन हो रही हैं। बेनिफिट क्या है डिपॉजिटरी सिस्टम की? तो कोई रिस्क नहीं होता कि गुम हो जाएगी सर्टिफिकेट, डैमेज हो जाएगी, बिकॉज वो तो ऑनलाइन है। फास्टर सेटलमेंट होता है ट्रेड्स का, इजी ट्रांसफॉर्म और लिक्विडिटी देती है, फ्रॉड वगैरह फोर्जरी वगैरह कम होता है। कंक्लूजन, डिपॉजिटरी सिस्टम अब मॉडर्नाइज इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम के लिए है। ये डीमैट अकाउंट हेल्प करता है इन्वेस्टिंग को सेफ बनाने में, सिंपल और एफिशिएंट, ताकि जो नए नए इन्वेस्टर्स आके उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। नेक्स्ट है डिस्कस करना है लीजिंग क्या होता है, वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप फाइनेंसिंग क्या होता है। तो यहाँ पे लीजिंग एक ऐसी फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो कि वन पार्टी लीजर अलाउ करता है अदर पार्टी लीजी टू यूज एन एसेट्स फॉर ए फिक्स पीरियड इन रिटर्न ऑफ रेगुलर पेमेंट लीज रेंट। जब आप किसी के घर पे जाते हो, रेंट के ऊपर रहते हो, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, जो इंसान जो आपको रेंट, जो आपको घर दे रहा है रहने के लिए, वो है लीजर, और आप क्या हो, लीजी, जो कि आप उसको रेंट दोगे वहाँ पे रहने की, उसकी एसेट्स यूज़ करो, उसका घर यूज़ करो, तो उसके बदले, यूज़ करने के बदले आप फिक्स पीरियड के लिए उसको रेंट दोगे, रेगुलर पेमेंट्स करोगे। तो ओनर तो वो घर का वही रहेगा, लेकिन आप क्या हो जाओगे, आपको यूज़ करने का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। ओनरशिप रिमेन लीजर के पास रहेगी, लेकिन आपको राइट टू यूज़ हो जाएगा एसेट्स का। कंपनी मशीनरी लेती है लीज पे, लीज आप समझ सकते हो रेंट, इंस्टेड ऑफ बाइंग इट। कई बार बहुत महंगी महंगी मशीन्स आती है तो उनको खरीदने की बजाय कंपनी लीज पे ले लेती है, मतलब रेंट पे ले लेती है। लीजिंग के टाइप्स कितने हैं, फाइनेंस लीजिंग, लॉन्ग टर्म जो लीज होती है जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है, वो ट्रांसफॉर्म की जाती है टू लीजी, जो कि नॉन कैंसिलेबल होती है। मतलब फाइनेंस लीजी मतलब आप ज़्यादा अमाउंट की ले रहे हो जो कि आपको कैंसिल भी नहीं किए जाएंगे। आपने अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप नहीं लेंगे आपकी मशीन, नहीं, आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज आपने 20 करोड़ की ली है तो आप लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म के लिए होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ओनरशिप रिस्क रिमेन लीजर के साथ रहेगा और उसको ईजिली कैंसिल कर सकते हैं। सेल एंड लीज बैक, ओनर सेल करता है एसेट्स को, देन टेक्स इट बैक ऑन द लीज। ओनर जैसे कि आपका ये घर था, ठीक है, आप इस घर के ओनर निकले, तो आपने क्या किया, आपने इसको बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है, किसी और को, जैसे इसको सेल कर दिया आपने।
ये आप हो राम, ये है सीता, ठीक है। आपने सीता को घर बेच दिया। अब क्या होगा, जो सीता है, आप क्या कर सकते हो, इस घर पे रेंट पे रह सकते हो। अब आपके पास पैसे कम थे तो आपने बेच दिए, लेकिन आप सीता से बोलोगे कि भाई मुझे रेंट पे रहने दो, तो सीता अलाउ कर देगी, हाँ आप इस घर पे रेंट पे रह सकते हो। तो इसका मतलब होता है सेल एंड लीज बैक। सेल कर दी पहले तो, फिर लीज बैक, फिर रेंट पे रहने लगे। उसके बाद है मीनिंग ऑफ वेंचर कैपिटल क्या होती है। वेंचर कैपिटल एक फाइनेंशियल प्रोवाइडेड होती है जो कि स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस के लिए होती है, पोटेंशियल ग्रोथ कर सकें। एक ऐसी फॉर्म की फाइनेंसिंग जो प्रोवाइडेड होती है स्टार्टअप्स को, हम हेल्प कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसमैन है उनको हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ करने में, पोटेंशियल जितना है उनके अंदर, रिस्क ज़्यादा होता है और रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है। इन्वेस्टर फंडिंग इन न्यू स्टार्टअप टेक, तो ये हो गया। स्टेजेस क्या होते हैं वेंचर कैपिटल के अंदर, तो स्टेजेस पहला आता है सीड स्टेज, दूसरा आता है स्टार्टअप स्टेज, ग्रोथ स्टेज, एक्सपेंशन स्टेज। सीड स्टेज में इनिशियल फंडिंग की जाती है डेवलपमेंट के लिए। स्टार्टअप में प्रोडक्ट का डेवलपमेंट और मार्केटिंग की जाती है फंड के लिए। ग्रोथ स्टेज में एक्सपेंशन किया जाता है बिजनेस के जो भी ऑपरेशन है उन सब का। एक्सपेंशन में लार्ज स्केल जो ग्रोथ है और स्केलिंग है वो सब देखी जाती है। अब मीनिंग क्या होता है स्टार्टअप का। स्टार्टअप एक न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है जो कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ये हाई पोटेंशियल ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। स्टार्टअप का एम होता है सोल्व करना प्रॉब्लम्स और इंट्रोड्यूस करना नए आइडियाज़ मार्केट के अंदर, तो ये होते हैं स्टार्टअप। सोर्स ऑफ स्टार्टअप फाइनेंसिंग, बूस्ट स्ट्रैपिंग, जो कि एक तो स्टार्टअप के पास पैसा क्या कहाँ से आता है, उनका सोर्स है बूस्ट स्ट्रैपिंग, मतलब फाउंडर जो स्टार्टअप खोल रहा है उसके पास पैसा होगा तो वो बूस्ट स्ट्रैपिंग। एंजल इन्वेस्टर्स, वेल्थी इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट कर देते हैं अर्ली स्टेज में, जैसे मुकेश अंबानी ने इन्वेस्ट कर दिया तो एंजल हो गए। वेंचर कैपिटलिस्ट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कर रहे हैं आपको लार्ज फंड प्रोवाइड करने के लिए। बैंक लोन, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है ये, तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट की स्पीड जो स्कीम्स है उससे आप प्रोग्राम से आप सपोर्ट ले रहे हो, तो वो सब हो गया। इम्पोर्टेंस क्या है, तो एक तो ये इनोवेशन बढ़ाता है और इंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ाता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसे इंसान जो कि बिजनेस खड़ा करता है अपने दम पे और इनोवेशन के रूप में। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है न्यू इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजीज़ की, ठीक है। उसके बाद ये कंक्लूजन यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। सो नाउ हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन म्यूचुअल फंड क्या होता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया के अंदर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कलेक्ट करता है मनी बहुत सारे इन्वेस्टर से और फिर इन्वेस्ट करता है स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटीज़ में। जैसे कि आप लगा लो दोस्त हो सारे मिलके, आपका ये ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप में आप 6 लोग हो, तो आपसे हम 1000 रुपये कलेक्ट करते, तो हमारे टोटल कितने हो गए, 6000 रुपये हो गए, ठीक है। तो हम इंटू 6, तो 6000 रुपये हो गए हमारी इकट्ठे। अब उनको हम शेयर्स में इन्वेस्ट करें, तो ये क्या हो गया म्यूचुअल फंड। सबसे इकट्ठा करना, बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा लेना, फिर इन्वेस्ट करना स्टॉक, बॉन्ड और अदर सिक्योरिटीज़ में। तो एक्चुअली मैं क्यों इकट्ठा करूँगी और आप मुझे क्यों दोगे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ उसमें, मुझे पता है कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या करना है, सब चीज़ें, तो आप इसलिए मुझे दे सकते हो। यू इन्वेस्ट 1000 इन म्यूचुअल फंड एंड द फंड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट ऑन योर बिहाफ। जो भी आप इन्वेस्ट करो वो खुद के बिहाफ पे कर रहे हो, बिकॉज यू नो कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और ये 1000 रुपये कहाँ से आए, ये आपने सारे फ्रेंड्स से लिए हैं। अब टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, फर्स्ट होता है इक्विटी, जहाँ पे हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे हर रिस्क तो ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होता है। दूसरा डेट फंड, यहाँ पे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ जैसे कि बॉन्ड हो गया, इनके अंदर हम कर रहे हैं, जहाँ पे रिस्क कम होता है, रिटर्न स्टेबल आता है, इतना फिक्स परसेंट तो आएगा। बैलेंस फंड, जहाँ पे आधा तो हम इक्विटी में कर रहे हैं, आधा डिवेंचर में, तो यहाँ पे रिस्क भी कम रहता है, बीच बीच का रहता है और जो रिटर्न भी। इंडेक्स फंड, यहाँ पे हम ट्रैक करते हैं मार्केट का इंडेक्स, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स। फिर इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक तो आइए आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है इसकी, और प्रोफेशनल एक्सपर्ट मैनेज करते हैं, स्मॉल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सूटेबल है, और फिर करता है लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जो कि प्रोवाइड करते हैं आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेज। जितने भी ये फाइनेंशियल लॉस होते हैं उसके अगेंस्ट जो भी प्रोटेक्शन होती है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है।
जब कोई भी इंसान प्रीमियम पे करता है उसके रिटर्न में उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है आपने, तो आप प्रीमियम पे करते हो हर महीने। अब आपको अगर कोई भी हेल्थ कंडीशन आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसके जो मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं तो वो कौन कवर करेगा? हेल्थ इंश्योरेंस वाले कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन, ऐसा बहुत टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। तो यहाँ पे पहला आता है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस कवर करता है रिस्क ऑफ ह्यूमन लाइफ, अगर आपकी डेथ वगैरह हो जाती है। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर प्रोवाइड करता है आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है तो। जर्नल इंश्योरेंस, या आपके एसेट्स, आपकी हेल्थ, व्हीकल, प्रॉपर्टी पे होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डैमेज और लॉस। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं अब? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मतलब ऑलमोस्ट गुड फेथ में होना चाहिए। मतलब आप जो भी बोल रहे हो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो इंश्योरेंस वाली कंपनी को। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रीब्यूशन, सबोरोगेशन, ये प्रिंसिपल्स जस्ट याद कर लो, लिखना इतना ही है। इनको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, बिकॉज एग्जाम में इतने डिटेल में नहीं लिखते। इतना लिखोगे तो फिर बहुत सारे पेज बढ़ जाएंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा, जितने बढ़ने नहीं होते हैं। फिर है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है इंडिया का? फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया के अंदर रेगुलेट की जाती है डिफरेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, जिसमें RBI, SEBI और IRDAI भी आती है। तो और एक और आती है PFRDA कुछ करके। हाँ, RBI में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, जो कि कंट्रोल करता है बैंकिंग सिस्टम को। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करती है कैपिटल मार्केट को। ये बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करती है इंश्योरेंस सेक्टर को। उसके बाद पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये रेगुलेट करती है पेंशन फंड को। तो सारी अपनी अपनी चीज़ें रेगुलेट करती है, तो ये आती है इनके अंदर। उसके बाद इंपॉर्टेंस, एक तो ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है और कंज्यूमर को। ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इंश्योर करती है। स्टेबिलिटी लेके आते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, और फ्रॉड से हमें बचाती है और मैल प्रैक्टिस से भी बचाती है। कंक्लूजन, एज यू नो कि मैं नहीं पढ़ती इसको बिल्कुल, बिकॉज आपको क्वेश्चन समझ आएगा तो आप कंक्लूजन पढ़ सकते हो। अभी फिर से बता देते हैं नोट्स कैसे मिलेंगे। तो नोट्स के लिए आप इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी, वो देखना है। उसमें मैंने स्टेप्स बताए हुए हैं, वो फॉलो करना है। लेकिन मैं बता देती हूँ अभी स्टेप्स क्या है। आपको सब्सक्राइब करना है, देन आपको ये जो आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके मेल पे शेयर करना है। ठीक है। शेयर करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप ये फ़ोटो ज़रूर शेयर करो, बिकॉज मैंने ऑटोमेटेड रिप्लाई डाल रखा है। अगर वो फ़ोटो आती है तो आपका रिप्लाई ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है। अगर नहीं आती तो भाई मुझे खुद पर्सनली रिप्लाई करना होता है आपको। तो ऐसा कुछ है, तो आप देख लेना और आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाता है, ऐसा नहीं है बहुत टाइम लगता है वगैरह। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करनी है बैंकिंग सर्विसेज इनोवेशन बैंकिंग के अंदर और NDFC। तो सबसे पहले है बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होते हैं। तो देखो, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज कस्टमर्स को, जिसमें आता है वो उनके जो पैसा है उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपने पास रखते हैं, मैनेज करते हैं। सेविंग, बोरोइंग और इन्वेस्टिंग, लोन देते हैं हमें, इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये होती हैं जो सेविंग बैंक प्रोवाइड करते हैं। अब इन्वेस्टिंग बैंक तो डिपॉजिट सर्विस हमें नहीं प्रोवाइड करते। तो डिपॉजिट सर्विस कौन कौन से अकाउंट में होती है? अगर आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट, तो आप इन सारे अकाउंट्स के अंदर कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दो। जैसे 10,000 की आपने FD करवा दी तो फिक्स डिपॉजिट में वो पैसा चला गया। 1,000 रुपये आपने आज डाल दी तो वो सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में चला गया। ठीक है। तो ऐसा होता है डिपॉजिट सर्विस। उसके बाद है लोन सर्विस, आप लोन ले सकते हो, बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन और बिजनेस लोन बैंक प्रोवाइड करता है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ आपको बिजनेस को भी और इंडिविजुअल को भी, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लोन ले सकते हैं। लेकिन ये आपको ये ध्यान में रखना है, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना है, और वो इंटरेस्ट हाई होता है, सबको पता है। फिर अदर फाइन बैंकिंग सर्विसेज होती है, जैसे आपको ATM कार्ड चाहिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड चाहिए तो वो भी देता है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। क्रेडिट फैसिलिटी, फंड ट्रांसफ़र करना है UPI वगैरह फ़ोनपे से, तो वो भी चीज़ें प्रोवाइड करता है। इनोवेशंस क्या हुए? तो बैंकिंग सेक्टर धीरे धीरे इमर्ज हुआ है टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन की वजह से। डिजिटल बैंकिंग, अब ऑनलाइन बैंकिंग हो रहा है थ्रू वेबसाइट्स और ऐप। ईजी हम अकाउंट का एक्सेस कर सकते हैं एनी टाइम एनी वेयर। तो डिजिटल बैंकिंग हो गया। UPI सिस्टम, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग मोबाइल ऐप्स, जो कि फास्ट है, सिक्योर है और बहुत ही ज़्यादा इंडिया के अंदर यूज़ किया जाता है UPI। मोबाइल बैंकिंग, बैंकिंग सर्विसेज हैं जो कि हम स्मार्टफोन से करते हैं।
तो ये तो मोबाइल बैंकिंग, जहाँ पे चेक करना, बैलेंस वगैरह बैंक का ट्रांसफर करना, बिल पेमेंट वगैरह करना, ये सब। एटीएम और कैशलेस ट्रांजेक्शन 24/7 कैश विदड्रॉ कर सकते हैं बैंक से, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, और ये इनोवेशंस बैंक को फास्टर बनाती है और मोर कन्वीनियंट बनाती है। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको यूज़ कर सकते हैं। एनडीएफसी का मतलब क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे लोन, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपकी बैंकिंग लाइसेंस नहीं रखती। जैसे लोन कंपनी होती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो होते हैं एनडीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंक और एनडीएफसी में क्या डिफरेंस है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू सी। बैंक एक्सेप्ट करते पब्लिक डिपॉजिट, ये नहीं करते। ये इशू करते हैं चेक की यूपीआई, ये चेक इशू नहीं करती। ये स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होते हैं, इस पे ज़्यादा स्ट्रिक्शन नहीं होती। फुल बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, ये लिमिटेड होती है, ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। सर्विसेज जो कि एनडीएफसी प्रोवाइड करती है, हमें ये पर्सनल और बिजनेस लोन देती हैं, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज को देखती हैं, माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, छोटा छोटा पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट वेल्थ मैनेजमेंट में हमें हेल्प करती है, हाउसिंग में जो फाइनेंस चाहिए उसकी फुल सपोर्ट देती है। इंपॉर्टेंस क्या होता है? एक तो प्रोवाइड करती है क्रेडिट, जिसके पास बैंक नहीं है रूरल एरिया के अंदर, उनको स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको सपोर्ट करती है। फिल करती है गैप जो कि ट्रेडिशनल बैंक ने छोड़ दिया। प्रमोट करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेन करना है क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, फैक्टरिंग क्या होता है, फॉरफेटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल काउंसलिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सारी चीज़ें वी हैव टू एक्सप्लेन। क्रेडिट रेटिंग, इसका मतलब होता है एक इवोल्यूशन करना क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोवर और एक कंपनी। ये शो करता है हमारी एबिलिटी कंपनी की कि हम रीपे कर सकते हैं डेट को किसी भी टाइम पे। जब आप कंपनी के साथ, जैसे आपकी रेटिंग होती है कि ये कंपनी से हम अगर लोन लेते हैं या फिर देते हैं इसको, लेट्स से हम लोन देते हैं इसको, तो हमें पैसा मिल जाएगा जल्दी, बिकॉज उसकी रेटिंग क्या है, ए, तो हमें वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे हम अमेजोन पे कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो हम उससे पहले क्या देखते हैं, रिव्यू देखते हैं, उसकी रेटिंग देखते हैं, इससे हमें समझ आता है कि 4.5 प्लस या फिर 5 है तो वो अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उससे नीचे है तो वो बैड प्रोडक्ट है। तो ये रेटिंग हमें हेल्प करती है। इंपॉर्टेंस क्या है, हम सेफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, इससे जो रिस्क होता है वो भी कम होता है, और क्रेडिबिलिटी कंपनीज़ की वो भी इम्प्रूव करती है। इसकी एजेंसीज़ क्या क्या हैं, तो इसमें 3 एजेंसी तो ये रही, ये फुल फॉर्म देख लेना एक बार, ICRA और KR रेटिंग वगैरह करके हैं ये। अब है हमारा ये, इसके अंदर एक ऐसे प्रोसेस वेयर ई लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे कि लोन वगैरह हैं, उनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में आप चेंज कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, तो उनको बोलते हैं दी सिक्योरिटी सोल्ड की जाती है इन्वेस्टर्स को। होम लोन को आप बंडल्ड करके आप सोल्ड कर देते हो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में, शेयर्स वगैरह में। इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक तो बैंक कन्वर्ट कर लेगा उस एसेट को, क्या आपका जो होम है वो आपने, जैसे कि ये होम है, बैंक कई बार ले नहीं लेते होम वगैरह, जब आप लोन की पेमेंट नहीं करते, आपने गिरवी रखा था, मोर्गेज किया था, उसको ले लेते वो, तो वो क्या करेंगे, इस घर का वो बेच देंगे, उसको सोल्ड कर देंगे। अब उनको जो भी पैसा मिलेगा वो क्या करेंगे, कैश में कन्वर्ट करवा के अपने बैंक में रख लेंगे, ठीक है। इम्प्रूव करते हैं लिक्विडिटी और रिस्क को स्प्रेड करते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बीच में। फैक्टरिंग एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज जहाँ पे एक बिजनेस सेल करता है उसकी अकाउंट्स रिसीवेबल इनवॉइस थर्ड पार्टी को फॉर इमीडिएट कैश। ए कंपनी गेट कैश इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कस्टमर पेमेंट। बेनिफिट, एक तो कैश फ्लो इम्प्रूव होता है, इससे रिस्क कम होता है और जो कलेक्शन का टाइम है वो कम करता है। फॉरफेटिंग एक सिमिलर फैक्टरिंग है बट यूज़ की जाती है इंटरनेशनल ट्रेड में। एक्सपोर्टर सेल करते हैं रिसीवेबल्स जो अपना इनवॉइस होता है और इमीडिएट पेमेंट मिलती है उनको, ठीक है। फाइनेंसिंग काउंसलिंग, इसका मतलब होता है एक प्रोफेशनल इंसान है जो कि आपको गाइड करता है, प्रोवाइड करता है गाइडेंस कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, आपकी जो फाइनेंसेस हैं उनको बेटर मैनेजमेंट करते हैं, कि आपको अच्छा सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको इम्प्रूव करते हैं। एंड द थर्ड वो क्या करते हैं, आपकी जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको भी कम करते हैं।
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज क्या होती है? ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखी जाती है स्टॉक बॉन्ड, जो कि एक्सपर्ट इनको देखते हैं। पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देता है, जो कि एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिटर्न आता है, रिस्क बहुत ही कम रहता है। ठीक है, कंक्लूजन यू कैन रीड। यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सप्लेन मर्जर्स एंड एक्वाइजेशन डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे देखो, मर्जर्स मीन कंबाइनिंग टू और मोर कंपनीज एंटर इनटू वन न्यू एंटिटी। ये आपकी दो कंपनी है, जैसे कि हम बोल सकते हैं XYZ कंपनी और ये ABC लिमिटेड कंपनी, इन दोनों को इकट्ठा मिलाना और एक नई कंपनी बनाना, तो उसको क्या बोलते हैं? मर्जर बोलते हैं। मर्जर मतलब मिलाना। ठीक है, एक्वाइजेशन का मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी पे कंट्रोल कर ले। XYZ कंपनी ने ABC कंपनी पे फुल कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो ये कंट्रोल करना होता है एक्वाइजेशन में। मर्जर मतलब मिलाना। मर्जर एक्वाइजेशन एक कोऑपरेट स्ट्रेटजी है, जो कि ग्रोथ, एक्सपेंशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए किए जाती हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या होती है? पहले आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होगी, कंपनी को डिसाइड करना होगा क्या चाहते हैं वो, मर्जर चाहते हैं या फिर एक्वायर चाहते हैं। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपेंशन, कॉस्ट कम करना, या मार्केट की जो एंट्री है वो आइडेंटिफाई करना। फिर आपको टारगेट पता चल गया, टारगेट क्या है आपका। ठीक है, तो टारगेट पता चल गया, अब वैल्यूएशन करना कि जो टारगेट कंपनी है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है फाइनेंशियल टेक्निक्स के अकॉर्डिंग। नेगोशिएशन, दोनों कंपनी डिस्कस करती है प्राइस, स्ट्रक्चर और टर्म्स ऑफ द डील डिस्कस करते हैं, डील बनाती है। फिर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होता है उनके ऊपर, और देखा जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो करेक्ट एक्यूरेट हैं या नहीं, कहीं वो फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं है और वो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। अप्रूवल और एग्रीमेंट, यहाँ पे फिर फाइनल एग्रीमेंट होता है जो कि साइन किया जाता है अप्रूवल के बाद। जो अप्रूवल देती है वो सेबी देती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंटीग्रेशन, दोनों कंपनीज मर्ज की जाती है ऑपरेटरली एंड फाइनेंशियली। ठीक है, अब रोल क्या होता है इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होते हैं उनका मर्जर और एक्वाइजेशन में? ये आपका सुटेबल टारगेट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएशन और फाइनेंशियल एडवाइसिस, और नेगोशिएशन, जब आप एग्रीमेंट करते हो तो उसमें हेल्प करते हैं। लीगल और रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंसेस, जो भी चीज़ें होते हैं लीगल फ्रेमवर्क्स वगैरह उनको फॉलो करते हैं। फंड रेज करने में हेल्प करते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। अब रीजंस क्यों क्यों करना होता है मर्जर एक्वाइजेशन? एक तो आपका ग्रोथ चाहिए, बिजनेस की एक्सपेंशन करना, डाइवर्सिफिकेशन करना हो बिजनेस का, कॉस्ट कम करनी हो, मार्केट में शेयर है वो बढ़ाना हो तो उसके लिए चाहिए, टैक्स का बेनिफिट लेना हो, कंपटीशन कम करना हो तो उसके लिए हमें चाहिए। अब फाइनेंशियल इवोल्यूशन, तो जब ये नहीं होता था, जो फाइनलाइज करने से पहले हमें फाइनेंशियल इवोल्यूशन करना होता है डिफरेंट मेथड से, जिसमें आता है प्रोफेबिलिटी मेथड, कैश फ्लो एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट और वैल्यूएशन टेक्निक्स भी हैं यहाँ पे। तो पहले ये 3 मेथड से हमें एनालिसिस करना होता है फाइनेंशियल इवोल्यूशन। फिर वैल्यूएशन टेक्निक्स कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस, वैल्यू डिटरमाइन की जाती है कंपेयर करने से दूसरी कंपनीज के साथ, कंपेयर करना PE रेशियो ऑफ सिमिलर फर्म्स। ठीक है, अब है प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन एनालिसिस, वैल्यू बेस्ड होती है पास्ट सिमिलर जो आपने मर्जर एक्वाइजेशन डील की थी उसके बेसिस के ऊपर। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट किया जाता है डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू, और ये आपको इंस्ट्रिक्ट वैल्यू देता है कंपनी के। लेवरेज्ड बाई आउट, LBO जिसको बोलते हैं। एक्वाइजेशन फाइनेंस्ड होता है मोस्टली, जो बोरोड फंड होता है डेट वगैरह उसकी वजह से होता है। फ्यूचर कैश फ्लो यूज़ किया जाता है पेमेंट करने के लिए, डेट को रीपेमेंट करने के लिए। टेक ओवर डिफेंसेस, कंपनी यूज़ करती है स्ट्रेटजीज, जो भी हासिल वगैरह होती है उनको रिमूव करने के लिए। पॉइजन पिल, मेकिंग करती है शेयर्स को लेस अट्रैक्टिव। और फाइंडिंग ए फ्रेंडली बायर, हैवी कंपनसेशन, मैनेजर को ज़्यादा कंपनसेशन, और पब्लिक शेयर को रिड्यूस करती है। कोऑपरेटिव रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ पे है चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, आपकी कंपनी है उसका स्ट्रक्चर चेंज करो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। मर्जर एक्वाइजेशन करो, सेलिंग करो पार्ट ऑफ बिजनेस, ये पार्ट बिजनेस का अनयूज्ड है, फालतू का है तो इसको सेल कर रहे हो ताकि फंड आए आपके पास। ठीक है, उसके बाद है जहाँ पे डीमर्जर, जॉइंट वेंचर हो सकता है,
अब चैलेंजेस क्या आते हैं, एक तो लीगल इशू आते हैं, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस, एथिकल इश्यूज, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते, गवर्नेंस इश्यूज, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, मार्केट इशू, फ्लक्चुएशन रहता है मार्केट में, कभी आपकी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, कभी सप्लाई बढ़ रही है, तो दीज आर द फ्लक्चुएशंस जो कि होते रहते हैं। मर्जर एक्वाइजेशन पावरफुल टूल है बिजनेस ग्रोथ के लिए और नई बिजनेस को बनाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। इन्वेस्टमेंट बैंकर प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल इन सारी डील्स में सक्सेसफुली, इसीलिए प्रॉपर वैल्यूएशन, लीगल कॉम्प्लेक्स और जो भी एथिकल प्रैक्टिसेस है वो असेंशियल है स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए। सो यहाँ पे हमने सारा अपना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए, अलॉन्ग विद प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ कवर कर लिया। नोट्स के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके स्टेप्स जो वीडियो गिवन है उसको देख सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। डोंट वरी, कभी भी मैसेज करना, आपको मिल जाएगा रिप्लाई जब की जब, बिकॉज ऑटोमेटिक रिप्लाई है, लेकिन सारे स्टेप्स ज़रूर फॉलो करना। और भाई मैं बता दूँ एक स्ट्रैटेजी कि इस वीडियो को एक बार देखना, आप आराम से देख सकते हो, या फिर मेरी आवाज़ थोड़ी कम है तो 1.5x पे देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा से देखो इस वीडियो को 2x पे, एंड देन क्या करो, आप PDF लेके बैठो और फिर PDF को रीड करो और आपका अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, गुड टू गो फॉर योर एग्ज़ाम। सो आई थिंक कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज़ नहीं समझ आई या फिर अच्छा लगा ये वीडियो, अच्छी से समझ आया सब कुछ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसा क्या रहा, मुझे सब बताना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अपने व्यूज़ ओपिनियंस ज़रूर शेयर करना।